everyone, welcome to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. हम कवर कर रहे हैं द लेक्सिकॉन की बुक फॉर जीएस पेपर 4. जीएस पेपर 4 में हमसे नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि के बारे में पूछा जाता है. टोटल इसके अंदर 7 यूनिट हैं. फर्स्ट यूनिट को हम कवर कर रहे हैं जिसके अंदर हमने नीति शास्त्र की अवधारणा को देख लिया था, मानव और नैतिकता देख लिया था, नीति शास्त्र की शाखाएं, जैव नीति शास्त्र, पर्यावरण नीति शास्त्र को अच्छे से समझ लिया था. अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहली वीडियोस देख लें ताकि आपके टॉपिक कवर हो जाएं. ठीक है, आज हम जानेंगे नीति शास्त्रीय मानकों के स्रोत. ये हमारी कहाँ हेल्प करते हैं, क्या इनकी वैल्यू है, क्यों हमें ये पढ़ने ज़रूरी है. आज इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे. वैसे नीति शास्त्र होता क्या है? सही या गलत के मानदंड होते हैं जो समाज निर्धारित करता है. ये बात हम स्टार्टिंग से ही लर्न करते आ रहे हैं कि नीति शास्त्र का मतलब होता है वो मानक जो सही या गलत बताते हैं लेकिन समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं. जबकि नैतिकता क्या होती है? नैतिकता व्यक्तिगत मानक होते हैं जो सही और गलत के अंदर भेद करना हमें सिखाते हैं. ये सब चीज़ें हमने पहले कवर कर ली थी, रिवाइज हो गई हैं. अब हम समझते हैं नीति शास्त्र के मानक के स्रोत. ठीक है, हालांकि नीति शास्त्र सही या गलत से संबंधित है लेकिन यह वो अनुशासन नहीं है जहां प्रत्येक व्यक्ति समान समाधान पर पहुंचे. ऐसा नहीं है कि देखिए एक कंडीशन है, एक महिला है, वो गर्भवती है, उसने गर्भपात करवा लिया. मैं उसे जानती नहीं हूँ लेकिन मुझे ये पता चला कि गर्भपात करवा लिया इसने, अबॉर्शन करवा लिया इस लेडी ने, तो मेरे हिसाब से वो गर्भपात करवाना गलत है. लेकिन जिसने करवाया है, सामने वाली महिला ने करवाया है, तो उसे पता है कि उसने गर्भपात सही करवाया क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी. ठीक है, प्रॉब्लम थी उसकी प्रेगनेंसी से. ठीक है, चाहे वो अनचाहा बच्चा हो, चाहे वो बच्चा आगे चलकर विकलांग बन रहा है, इसीलिए उसे पहले ही अबॉर्शन करवा दिया गया डॉक्टर की सलाह पर. हो सकता है कि उस लेडी का मेंटली स्टेटस इतना अच्छा ना हो कि वो एक बच्चे को संभाल सके. तो उसके हिसाब से, उस महिला के हिसाब से गर्भपात सही है लेकिन मेरे हिसाब से गर्भपात गलत है. तो ये जो है नीति शास्त्र सही और गलत तो बताता है लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान समाधान पर पहुंचे ये वो अनुशासन नहीं है कि हाँ कि ये बात बिल्कुल सही है इसी पर लागू होगी, गलत है तो मतलब गलत है. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, किसी नैतिक मूल्य का निर्धारण रूढ़िवादी, उदारवादी दोनों के लिए समान रूप से कठिन है. ठीक है, कि हम कहें कि हाँ इसने गलत किया गर्भपात करवा के लेकिन उसे सामने वाले को लग रहा था कि हाँ ऐसा करवाना ज़रूरी था, तो दोनों के लिए ऐसा करना कठिन हो सकता है कि दोनों के लिए हम एक ही पॉइंट पर पहुँचे. ये थोड़ी मुश्किल है. बेशक ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो किसी मानक में गलत है. ठीक है, हाँ भी लगता तो है कि हाँ गलत ही है, हमने उस बच्चे के साथ में गलत किया, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जहाँ पर सही और गलत को बिल्कुल सही अपने स्टिक मापन नहीं किया जा सकता कि ये गलत है और ये सही है और दोनों के बीच में हम लाइन लगा दें कि ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है. ऐसा कुछ मुद्दे हो जाते हैं जहाँ पर हम नहीं कर सकते. ऐसे जब ये कठिन प्रश्न हमारे सामने जब आ जाते हैं, जब ये कठिन प्रश्न हमारे साथ में सामने आ जाते हैं, तो इन कठिन प्रश्नों से निकलने के लिए कुछ दार्शनिकों ने, कुछ धार्मिक शिक्षकों और बहुत सारे चिंतकों ने नीति शास्त्रीय निर्णय यानी कि नीति शास्त्र के आधार पर निर्णय करने के लिए कुछ दृष्टिकोण हमें दिए. इन दृष्टिकोणों को जब हम पढ़ेंगे तब हम कुछ प्रॉब्लम्स के है ना सॉल्यूशन कर पाएंगे जहाँ पर बिल्कुल डिफाइन नहीं हो पा रहा है. जैसे अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक एग्जांपल हम रखते हैं. जैसे एक रेपिस्ट है. ठीक है, रेपिस्ट है, उस रेपिस्ट को पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा. अब उसे अदालत में ले जाया जाएगा. तो उस रेपिस्ट के लिए जो वकील लड़ रहा है, ठीक है, जो वकील उस रेपिस्ट के लिए लड़ रहा है मुकदमा, तो क्या हम उस वकील को गलत बोलेंगे? क्या उस व्यक्ति की कोई अधिकार नहीं है? क्या उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है कि उसे न्याय मिलना चाहिए? चाहे उसने, मान लीजिए मैं रेपिस्ट कह रही हूँ लेकिन वो रेपिस्ट नहीं है, उसे कुछ मान लीजिए कि फंसा दिया गया है. ठीक है, उस व्यक्ति को फंसा दिया गया है, तो क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे निष्पक्ष न्याय मिले? है ना. तो ये जो बातें होती हैं, इन सब दृष्टिकोणों को जब हमें समझना है, इन जब दृष्टिकोणों को जब समझना है, ऐसे नैतिक मूल्यों को, नैतिक दुविधाओं को जब हमें हल करना होता है, तो ये दृष्टिकोण जो है हमारी हेल्प करते हैं, ये अप्रोच हमारी हेल्प करती है. आई होप इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे. बात करते हैं फर्स्ट अप्रोच की, उपयोगितावाद दृष्टिकोण.
ठीक है। ये अप्रोच जो है ये 19वीं शताब्दी में जेरेमी बेंथेन और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसका विकास किया था। इन दोनों का मानना है कि नीति शास्त्र या नीतिपरक कार्रवाई वह है जो बुराई के ऊपर अच्छाई का सर्वाधिक संतुलन स्थापित करे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कार्रवाई, किसी ने ऐसा कर्म कर दिया, ठीक है, लेकिन उस कर्म से क्या प्रभाव पड़ा, हो सकता है उस कर्म से गलत प्रभाव पड़ा है, गलत प्रभाव पड़ा है तो हम अब उस कार्य को आंकलन करेंगे कि ये काम इसने किया, इसके अलावा ये काम भी तो कर ही सकता था, हम विकल्प देने लगते हैं। तो इसके अंदर क्या है, उन विकल्पों की बात की जाती है, उन विकल्पों की पहचान की जाती है, उस कार्यवाही से कौन कौन प्रभावित होगा, उस कार्यवाही से क्या हानियां होंगी, ठीक है। फिर उन सब चीज़ों को हम आंकते हैं कि हाँ ये बात सही थी, ये ऐसा करता तो क्या ऐसा होता है ना। हम करते हैं ना, कई बार ऐसी कंडीशन करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, अगर कई कहते हैं कि अगर वो ना ही चाहता, थोड़ी देर रुक के चला जाता, शायद ये दुर्घटना होने से बच जाती, है ना। तो हम क्या करते हैं, उन बातों को बुराई के ऊपर यानी शुभ के ऊपर, है ना, अशुभ के ऊपर शुभ को हावी करने की कोशिश करते हैं। हम करते हैं कि जो अच्छा है, सर्वाधिक अच्छा है, वो हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। उपयोगितावादी दृष्टिकोण ये कहता है। एक एग्जांपल मैं आपको अच्छा सा बताती हूँ जिससे आपको ये पूरा डिफाइन हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे एक रेलवे स्टेशन है, ये एक ढांचा बना दिया रेलवे स्टेशन का, ठीक है। ये यहाँ पर पटरियाँ हैं, ये पटरियाँ हैं, 2 पटरियाँ हैं, ठीक है, क्लियर है। इन 2 पटरियों पर अब ये देखिए, मैं कलर अलग कर देती हूँ इसका। ये जो पटरी है इस पर रेल नहीं आती है, ठीक है, ये पिंक वाली जो है इस पर रेल आती है। कुछ बच्चे हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर खेल रहे हैं। इनमें से 7 बच्चे आकर यहाँ पर खेलने लगते हैं और एक बच्चा इस पटरी पर खेलता है, ठीक है। और हम इस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ पर हम रेल का जो ये पटरी है चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि रेल जो है वो दूसरी पटरी पर चढ़ जाएगी। इस पॉइंट पर हम खड़े हैं। अब देखिए 7 बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं और एक बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर खेल रहा है। तो इधर से रेल आने वाली है, ठीक है। ये जो 7 बच्चे हैं यहाँ पर खेल रहे हैं, अगर ये रेल इनके ऊपर से चली गई तो 7 बच्चे मारे जाएंगे। और हम ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जिससे हम पटरी बदल सकते हैं, है ना, पटरी बदल सकते हैं किसकी, रेल की, कि रेल इस पटरी से इस पटरी पर चली जाएगी। ज़्यादातर ये लोग सोचेंगे कि हम पॉइंट को दबा देंगे और ये जो बच्चा है, एक बच्चे की 7 बच्चे की जगह पर अगर एक बच्चे की बलि चढ़ती है तो कोई बात नहीं है, ये सोचते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोच रहे हैं, इस बात को हम ये नहीं सोच रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लाइन जो है, इस लाइन पर रेल नहीं आ रही है, इस लाइन पर रेल नहीं आ रही है क्योंकि इस लाइन के अंदर कोई दिक्कत है, इसीलिए रेल इस पर नहीं आ रही है ना। क्या इन 7 बच्चों को इस एक बच्चे के हित की बात नहीं समझ में आई? क्या इन 7 बच्चों को रेल द्वारा दिया गया हॉर्न समझ में नहीं आया, है ना। तो कुछ ऐसी बातें हो जाती है जब हम ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होना, हमें होना चाहिए सक्षम होना। तो क्या हम अब देखो, एक बच्चे की जगह पर इन 7 बच्चों की बलि हम दे रहे हैं, चलो मान लीजिए बोल रहे हैं कि आप 7 बच्चों की बलि दे रहे हैं। अगर हम चलो मान लीजिए ट्रेन की पटरी को चेंज कर देते, ट्रेन इस पटरी पर ला देते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर पहले ही ये जो स्टेज थी ये बंद थी, ये वाली जो पटरी थी ये बंद थी, क्यों बंद थी? अगर ये खराब थी, इसमें कोई दिक्कत थी, इसीलिए बंद थी, है ना, इसीलिए बंद थी। अगर हम इस पर अगर भेज भी देते हैं ट्रेन को, अगर हम ऐसा पॉइंट दबा भी देते हैं जिससे कि ये पटरी चेंज हो जाए और ट्रेन इस तरफ चली जाए, तो क्या ट्रेन में बैठे यात्रियों का नुकसान नहीं होगा? हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए, है ना। तो ये जो दृष्टिकोण है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण जो है, ये कहता है कि हमें जब विकल्प चुनना हो तब हम ऐसा विकल्प चुने जिससे हमें लाभ ही मिले, ठीक है, हानि कम हो, सर्वाधिक अच्छाई हमें उपलब्ध हो, ठीक है। उपयोगितावादी सिद्धांत ये कहता है, यह सिद्धांत कहता है कि किन्हीं 2 कार्रवाइयों में से सर्वाधिक जो नीति परक होगी, दोनों में से या तो हमें पटरी का बटन दबाना है या फिर नहीं दबाना, दोनों में से एक को चुनना होगा। अगर हम एक को चुनते हैं तो वो चुना हुआ जो हमारी जो क्रियाकलाप होगा उससे हमें लाभ ही मिलना चाहिए। ये दृष्टिकोण हमारा होता है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। फिर बात हम करते हैं अधिकार दृष्टिकोण की। ओके, अधिकार दृष्टिकोण,
इस दृष्टिकोण का संबंध व्यक्ति के अधिकारों से है। यह दृष्टिकोण मैनुअल कांट के सिद्धांतों पर आधारित है। मैनुअल कांट के द्वारा दिए गए ये सिद्धांत है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति गरिमा व आदर के साथ व्यवहार का अधिकार रखता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने का, गरिमा के साथ जीवन जीने का, ठीक है, सम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार होता है। अधिकार जो होते हैं, देखिए अधिकार अकेले नहीं होते हैं, एक अधिकार हमेशा अपने साथ में कर्तव्य लेकर चलता है, ठीक है। अधिकार कर्तव्य आरोपित करता है, या तो ये कर्तव्य जो होते हैं कुछ करने से रोकते हैं, या फिर कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो कुछ काम करने की हमें छूट देते हैं। जैसे कि हम एक बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का निजता का अधिकार है, ठीक है, जैसे कि कोई भी निजता का अधिकार है, तो ये दूसरे व्यक्ति को रोकता है कि हम उसकी निजता का उल्लंघन ना करें, ठीक है। किसी लेडी को अगर बुर्के में रहना है तो वो उसकी प्राइवेट बात है, हम ये कभी भी उसकी निजता के अंदर जाकर ये उल्लंघन नहीं करेंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि क्यों पहना है बुर्का, नहीं पहनना है, आपको नहीं करना है। अगर कोई लड़की जींस पहनना पसंद करती है तो ये उसकी निजता का अधिकार है, हम उसे उसकी निजता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लड़का पढ़ना चाहता है, होटल पे काम नहीं करना चाहता है, तो ये उसकी निजता का अधिकार होगा कि वो कितना पढ़ना चाहता है, ठीक है, हम उसको फोर्सफुली ये नहीं कर सकते। क्लियर है। अगर कोई लेडी चाहती है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन वो किसी को नहीं बताना चाहती, तो ये उसकी निजता का अधिकार है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हमें पता चल गया है कि आज वो प्रेग्नेंट है लेडी और हम जा के ढिंडोरा पीट के आए, तो ये उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये हमारे कर्तव्य से हमें बांध देता है कि हमें किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती है कि जो हमें काम करने की छूट देती है। जैसे कांट के द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान के साथ आदर करना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान के साथ आदर करना चाहिए। इस कर्तव्य से हमें ये बांधता है कि उसे दूसरे व्यक्ति के साथ आदर्श से पेश आना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे आप रिस्पेक्ट दो, मुझे आप आदर दो, तो मैं ये भी ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इंसल्ट करी जाऊँ और मैं कहूँ कि आप मुझे आदर दीजिए, ऐसा नहीं होता। तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपका आदर करूँ। क्लियर है। एक बात हम और करते हैं जो हमारे कानूनी तौर पर बात है कि कानून हमें ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। तो ये इससे क्या जुड़ा हुआ कर्तव्य, इससे हमारी ये ड्यूटी बनती है कि अगर हम पढ़ चुके हैं तो हमारी ये ड्यूटी बनती है, जिसे पढ़ना नहीं आता उसे हम सिखाएं, ठीक है। जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता उसे शिक्षा प्राप्त करने में हम कैसे ना कैसे उसकी हेल्प करें। क्लियर है। ये होता है अधिकार दृष्टिकोण। अब ये अधिकार दृष्टिकोण और जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जहाँ पर ये पॉइंट आपको मिलेंगे, ऐसी दुविधाएं मिलेंगी, आप वहाँ पर जाके इसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 4 ही अप्रोच है, तो जब इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपना रिजल्ट लेने में आसानी हो जाएगी। ओके, क्लियर है। निष्पक्षता या न्याय का दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण अपनी जड़ प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु की शिक्षाओं में खोजता है। अरस्तु का कहना है कि समान के साथ में समान व्यवहार करो और असमान के साथ में असमान व्यवहार। इस बात से आप क्या समझे? समान के साथ समान व्यवहार करो, असमान के साथ असमान व्यवहार करो। आपने कभी ये नोट किया होगा कि हम कभी रेलवे स्टेशन पर हम जब जाते हैं टिकट लेने के लिए, तो हमारे सामने जब कोई बुजुर्ग आता है तो हम चाहते हैं कि इस बुजुर्गों को पहले टिकट मिल जाए, हम तो चलो बाद में भी ले लेंगे, तो है ना। ऐसा हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं ना, कि हम उसे आगे भेजें, कहते हैं कि चलो आप कोई बात नहीं, बुजुर्ग है, आप जाने दीजिए, है ना, रास्ता दे दीजिए। लेकिन अपने बराबरी वाले के, सेम एज के लोग को कहेंगे क्या ऐसा? बताइए। मान लीजिए आप 20 साल के लड़के हैं या 20 साल की लड़की हैं, तो ये जो 20-20 साल के होंगे, ये दोनों क्या कहेंगे? ये दोनों कहेंगे, एक दूसरे को कहेंगे कि चल पहले तू चला जा, है ना। समान के साथ में समान व्यवहार करो। अगर आप लाइन में लगे हो, मैं भी लाइन में लगूँ, जब आपकी बारी आएगी आप चले जाना, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बुजुर्ग जब आपके सामने 60 साल का आता है तो आप ये बात करते हैं कि आप ले लीजिए पहले, कोई बात नहीं, है ना। ये उदारता होती है। एक्चुअल में ये क्या उदारता होती है ना। हम विकलांग के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? हम विकलांग के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? असमान व्यवहार करते हैं, दूसरों से समान, है ना। दूसरों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा व्यवहार हम विकलांग के साथ में नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते ना। हाँ, यही बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समान के साथ में समान व्यवहार करो, जो आपके समान आपके जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप दूसरे समान लोगों के साथ नहीं करते। लेकिन जो आपके जैसा नहीं है, जो आपके जैसा नहीं है, उसके अंदर कुछ कमी है, आप उसके साथ में दूसरों से अलग व्यवहार करो। इस दृष्टिकोण में मूल में नैतिक प्रश्न है, कोई कार्रवाई या कदम कितना उचित है? क्या यह प्रत्येक को समान रूप से व्यवहार करते हैं या फिर पक्षपात या भेदभाव को दर्शाता है? यहाँ पर हम पक्षपात को समझते हैं और भेदभाव को समझते हैं। क्या होता है पक्षपात? होता है कुछ लोगों को बिना किसी उचित तर्क के फायदा पहुंचाना, बिना किसी उचित तर्क के, ठीक है, कोई तर्क वितर्क नहीं करना, बस उसको फायदा पहुंचा देना, जैसे हम अपने परिवार के साथ में करते हैं। ठीक है। भेदभाव, भेदभाव क्या होता है? उन लोगों पर बोझ डालना जो उनसे अलग नहीं है, जिन पर बोझ डाला गया है। मान लीजिए दो टीचर हैं स्कूल में, ठीक है, दो टीचर हैं स्कूल में, ठीक है, एक है मेल और दूसरी है फीमेल, ठीक है। अब देखो मेल को जो सैलरी है वो फीमेल से ज़्यादा दी जा रही है, लेकिन काम तो दोनों कर रहे हैं एक बराबर का। यहाँ पर क्या होगा? भेदभाव होगा, ठीक है। उन लोगों पर बोझ डालना जो दूसरों से अलग नहीं है, वो टीचर उनसे अलग नहीं है, जो फीमेल टीचर है वो मेल से अलग नहीं है, वो भी मैथ के टीचर हैं और मेल भी मैथ के टीचर है, लेकिन किया जा रहा है क्या? भेदभाव। फीमेल को दी जा रही है नर्सरी क्लास और मेल को दी जा रही है 10th क्लास, चाहे मेल उसे पढ़ाने में सक्षम हो चाहे ना हो, बस ये सोच लिया जाता है, ठीक है। इसको भी समझने के लिए 3 हमारे न्याय होते हैं, कुदरती न्याय, दंडात्मक न्याय और प्रतिपूरक न्याय। कुदरती न्याय तो वो न्याय होता है समान कार्य के लिए लैंगिक भेदभाव किए बिना समान वेतन, इसका उदाहरण है, मतलब कि कोई भेदभाव ना किया जाए, समान है ना वेतन दिया जाए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए टीचर है, जैसे अभी मैंने बताया टीचर जो है, लैंगिक भेदभाव, मेल और फीमेल का भेदभाव ना किया जाए और दोनों को समान वेतन दिया जाए, ये होता है कुदरती न्याय। लेकिन दोनों, यहाँ पर मेल जो है, एक मेल है, यहाँ पर भी मेल है, दोनों ही स्कूल में काम कर रहे हैं, ये मेल तो है ड्राइवर और ये मेल है टीचर, ठीक है, लेकिन दोनों की तनख्वाह में क्या होगा? डिफरेंस होगा ना, ये भी कुदरती न्याय है। क्लियर है? पॉइंट समझ आ गया ना आपको कि समान कार्य के लिए लैंगिक भेदभाव किए बिना समान वेतन देना कुदरती न्याय है, लेकिन वही समान लिंग दो व्यक्तियों के अलग अलग प्रकृति के काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन भी अलग अलग है, उनके काम के हिसाब से उनको वेतन दिया जा रहा है, ये भी न्याय ही है। क्लियर है? आपको पॉइंट समझ आ गया? दंडात्मक न्याय क्या होता है? इसके तहत गलत कार्यों के लिए आरोप, यहाँ दंड में निष्पक्षता शामिल है, मतलब कि गलत कार्य के लिए आरोप देना इसके अंदर शामिल होता है। अब हम समझते हैं कैसे। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी को पहली बार अपेक्षाकृत छोटी गलती के लिए नौकरी से निकालना हमें लगेगा कि गलत है ना, कि कोई व्यक्ति है वो पहली बार ज्वाइन कर रहा है किसी वर्क जॉब के अंदर और उसने पहली बार एक छोटी गलती कर दी, अपेक्षाकृत छोटी गलती कर दी, ज़्यादा बड़ी गलती भी नहीं किया है, तो उसको इतनी सी छोटी गलती के लिए नौकरी से निकाल देंगे क्या? हमें लगेगा कि नहीं। लेकिन जब एक ट्रेंड कर्मचारी है ना, ट्रेंड कर्मचारी बार बार गलती कर रहा है तो उसे नौकरी से निकाला जाना हमें क्या लगता है? उचित लगता है। ये क्या होता है? दंडात्मक न्याय देना, तुलना करके न्याय देना, ठीक है। क्लियर है? ये पॉइंट समझ आ गया। प्रतिपूरक न्याय क्या होता है? घायल व्यक्ति की क्षतिपूर्ति में निष्पक्षता का संबंध प्रतिपूरक न्याय से है। घायल व्यक्ति की क्षतिपूर्ति में, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, उसके चोट आ गई है, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में जाके देखभाल नहीं हो रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिपूरक न्याय नहीं होगा उसके लिए। घायल व्यक्ति की क्षतिपूर्ति में निष्पक्षता का, है ना, निष्पक्षता का संबंध प्रतिपूरक न्याय से है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कर्मचारी, अगर किसी कर्मचारी को अवैधानिक तरीके से बर्खास्त किया जाता है तो वो व्यक्ति प्रतिपूरक न्याय का अधिकारी है, उसे प्रतिपूरक न्याय मिलना चाहिए, यानी कि उसे निष्पक्षता तरीके से, क्लियर है ना, उसे अपनी गलती का पता होना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से उसको, वैधानिक तरीके से उसको बर्खास्त किया जाए, ना कि अवैधानिक तरीके से।
पॉइंट समझ आ गया? ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब कोई न्याय की बात होगी और न्याय से संबंधित कोई नैतिक मुद्दा होगा तो आप उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिर बात आती है आम भलाई का दृष्टिकोण। आम भलाई का दृष्टिकोण हम सब जानते हैं क्या होता है, किसी का भला करना, है ना। अपने पड़ोस में हो चाहे कहीं दूर दराज में हो, बस एक आम भलाई का अगर जितनी हेल्प हम कर सकते हैं। यूनानी दार्शनिकों ने इस अवधारणा में योगदान दिया था। ये दृष्टिकोण आम परिस्थितियों के प्रति भी ध्यान को आकर्षित करता है जो सभी के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यह विधि की व्यवस्था जैसे कि आज की पुलिस है, अग्निशामक विभाग है, स्वास्थ्य देखभाल यानी हॉस्पिटल जो है, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था आज के स्कूल है, और यहाँ तक कि सार्वजनिक मनोरंजन के क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं, जिससे लोगों का भला हो। बस कहने की बात है, जिससे लोगों का भला हो उस दृष्टिकोण को हमें अपनाना चाहिए। क्लियर है? सद्गुण दृष्टिकोण। सद्गुण क्या होते हैं? सद्गुण ऐसे गुण जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर हो। मान लीजिए कि मैं किसी जैसा बनना चाहती हूँ और मेरे अंदर उस व्यक्ति जैसे गुण होंगे, किसी व्यक्ति जैसे। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मैं इंदिरा गांधी जी जैसी बनूँ, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जैसी बनूँ, तो मेरे अंदर जो गुण होंगे, है ना, मेरे अंदर जो गुण होंगे वो इंदिरा गांधी जी के जो गुण होंगे उनके समान होंगे। उनकी तरह बोलना, उनकी तरह बेबाक बोलना, ठीक है, उनकी तरह कोशिशें करना बार बार। क्लियर ना? तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमें क्या होता है, सद्गुण, है ना। सद्गुण दृष्टिकोण। सद्गुण स्वभाव या आदतें हैं जो हमारे चरित्र की उत्तम क्षमता, सत्य, सुंदर जैसे मूल्यों की ओर उसी रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं कि जिस क्षमता को, जिस चरित्र को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उस चरित्र की क्षमता और उस चरित्र के सत्य सुंदर मूल्यों की ओर अनुरूप करने के लिए हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी जैसा बनने के लिए कौन कौन से ऐसे अच्छे काम करने पड़ेंगे जिससे मैं उनके जैसा बन सकूं। ईमानदारी, साहस, है ना, ईमानदारी होनी चाहिए, साहस, दया, उदारता, सौहार्द, प्यार, वफादारी, सत्य, निष्ठता, निष्पक्षता, आत्मनियंत्रण, विवेक सद्गुण के उदाहरण है। ये सब की चीजें किस में आती है? सद्गुण में आती है, अच्छे गुणों में आती है। सद्गुण नीति शास्त्र किसी कार्य के बारे में पूछता है कि यदि मैं ये कार्य करता हूं तो किस व्यक्ति की तरह मैं बनूंगा, किस तरह का व्यक्ति मैं बनूंगा। मतलब सद्गुण दृष्टिकोण के अंदर मतलब कोई काम करते हैं तो हम उसे तुलना करते हैं ना, तुलना करते हैं। कई बार है ना कुछ गलत एक्टिविटी हो जाती है ना, तो बोलते हैं कि है इसी लायक का, है ना, है इसी लायक का, यही काम कर सकते हो। किसी जानवर के साथ में भी कई बार तुलना कर दी जाती है ना, मैच कर दिया जाता है, बोल देते हैं कई लोग। मैं तो नहीं बोलना चाहूँगी बिल्कुल भी आप यहीं रहते हैं, इसी समाज में मैं रहती हूँ, किसी और समाज में नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके के वर्ड यूज़ कर दिए जाते हैं जब हम कुछ गलत एक्टिविटी करते हैं, है ना। उसे किसी जानवर के साथ में भी मैं, जब मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, चटर 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 करता है, बस तोते की तरह बोलता रहे, तोते की तरह बोलता रहे, कोई रट रहा है तो भी कहते हैं तोते की तरह रट रहा है ना। वो गुण जो होते हैं दूसरों से जब हम मैच करते हैं, जब ये कोई काम करते हैं, तो जब हम उसे दूसरों के साथ में बनते हैं, मैच करते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ आप इस तरह के व्यक्ति बनोगे, ठीक है। जो बहुत बेबाक व्यक्ति होता है, मतलब एकदम निडर होता है, वो बोले हीरो है बिल्कुल, है ना, तो उसको बोला जाता है उस तरीके, उसके गुणों को दूसरे के चरित्र के साथ में मैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या इसमें कहा जाता है, क्या ये मेरा कार्य सर्वोत्तम कार्य की मानक के सुसंगत है? कहा जाता है कि क्या ये मेरा काम बिल्कुल ठीक है, क्या मैंने ये सही किया है? ये सब सद्गुण दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे लगता है ये पांचों के पांचों दृष्टिकोण आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो का। इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है 789, ओके, 789, ओके। लिंक मैं दे दूंगी पिन कमेंट के अंदर, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और हाँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट ज़रूर करूँगी, हम कवर करेंगे जल्द ही द शंकर आईएएस, ओके। शंकर आईएएस को हम कवर करेंगे, जो हमारे पेपर 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिक एवं पर्यावरण के लिए। उस बुक का कोई मुकाबला नहीं है, वैसे वो बुक आती इंग्लिश में है, लेकिन हम उसे हिंदी में कवर करेंगे, ओके। आपका सहयोग बना रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।